अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज निज़ाम। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके गाज़ी रोड शौकत टाउन में मौजूद हूं, जहां पर मकतूल ज़ुहैब रिहाइश पजीर था। इस वक्त मैं उसके घर में मौजूद हूं। मेरे साथ फ़ैमिली मौजूद है, वालिद साहब, वालदा और मकतूल ज़ुहैब का भाई। हम इनसे बात करेंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया 14 अगस्त पे, जब मकतूल ज़ुहैब अपने दोस्तों के हमरा जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौर शहर की सड़कों पर निकला, जहां पर उसको एक नाके पर पुलिस एहलकारों ने रोका और मामूली तल्ख कलामी के बाद फ्लाईओवर से उसको धक्का दे दिया, जिसके बाद वो 2 से 3 रोज़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, और दम तोड़ गया। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वालिद मौजूद हैं मकतूल ज़ुहैब के। अंकल जी, सबसे पहले तो बताएं कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वाक़या जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया, आपको कब पता चला? वाक़या जी ये 9:30 बजे घर से निकला है, मेरे से सलाम लेके गया। पापा जान मैं ना दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो भाई ज़ेब का मामूल था, रोज़ मेरी खिदमत करता था, अपनी मम्मा की करता था, टांगे दबाता था, पाँव दबाता था, अपनी मम्मा के भी मेरे भी। घंटा 2 घंटे हमें रोज़ टाइम देता था। तो घंटा 2 घंटे टाइम देने के बाद फिर वो कहीं जाता था। जब हम सो जाते थे ना, टांगे दबाने के बाद जल्दी थके होते सारे दिन के, जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर फजर की नमाज़ भी पढ़नी होती। तो उस दिन ये अपनी मम्मा को DHA में जेड ब्लॉक में छोड़ के आया तो इस वाली गाड़ी ना बड़ा भाई इसका रमीज़ लेके गया हुआ था। गाड़ी रमीज़ लेके गया था, तो आया है तो अंदर इसने गाड़ी की है, पीछे इसका भाई आ गया बड़ा। मुझे कहता है कि पापा जान भाई आ गया। मैं कहा भाई यार आ गया। मैंने कहा शायद तूने गाड़ी अंदर की। कहता मैंने गाड़ी अंदर की, भाई आ गया। फिर अंदर आया, कहता भाई किधर है? मैंने कहा भाई आ गया। मैं कहा शायद भाई ऊपर चला गया। तो ये जल्दी जल्दी बाहर निकला है। बाहर निकल गए तो ऊपर भाई को आवाज़ देने लगा, तो भाई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसको कहता है कि रमीज़ भाई मैं ना दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आज ना पापा की टांगे ना तू दबा देना। तो रमीज़ अंदर आ गया है, तो मुझे कहता है कि ज़ेब चला गया। मुझे कहता था पापा आप टांगे आप दबा देना पापा की। तो ये चला गया। तकरीबन 9:30 का टाइम था तकरीबन। मैं बाद में नहाने लगा, नहाया तो फिर रमीज़ ने मेरी टांगे वगैरह दबाई है, मैं सो गया। सो के बाद में उठे हैं तो रमीज़ को, मैं तो सोया हुआ था, रमीज़ को कॉल आई किसी दोस्त की कि ज़ेब का ना ऐसे एक्सीडेंट हो गया। ज़ेब को ना पुल से नीचे पुलिस वालों ने गिरा दिया है, मारा है। तो रमीज़ जल्दी जल्दी ऊपर से, मियाँ बीवी ऊपर सोते हैं दोनों ही, शादीशुदा ये बेटा है किसका। तो रमीज़ जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे आया। इसने गाड़ी की चाबी पकड़ी, गाड़ी निकाली, तो रमीज़ गाड़ी लेके भाग गया ज़ेब के पीछे। उन्होंने बताया कि जना हॉस्पिटल में ज़ेब है, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में। ये भाग गया जल्दी जल्दी। तो हमें इसकी बीवी ने आके रोते हुए बताया कि दरवाज़ा नॉक किया हमारा, रोते हुए बताया कि ऐसे ज़ेब का हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे इसकी ना रमीज़ की ज़ेब की मम्मा ने जल्दी जल्दी उठाया। मैं सोया हुआ था। मैं कहा क्या हुआ? जल्दी उठे, जल्दी हो, ज़ेब का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा एक्सीडेंट हो गया तो शायद, मैं कहा बच्चे आपस में बात बूत कर रहे होंगे, गाड़ी की कोई साइड कहीं लग गई है या कोई स्पीड ज़्यादा हो गई, कोई सर पे थोड़ा बहुत, कोई जैसे ज़्यादा ब्रेक लगाने से स्टीयरिंग के साथ सर लग सकता है, वो चोट थोड़ी बहुत ही आ गई होगी। मैंने कहा लग्जरी गाड़ी है तो हल्की सी चोट आ गई होगी, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। बल्कि इसकी मम्मा रोई जा रही, कहती जल्दी करे हमने हॉस्पिटल जाना। हम जल्दी जल्दी भाग के बाहर निकले। बाहर से ऑटो पकड़ा हमने, ऑटो वाले को कहा हमने जना हॉस्पिटल जाना। तो जब मुझे उठाया गया ना, उस वक्त तो मैंने जल्दी जल्दी रमीज़ को फ़ोन किया। मैंने कहा यार किधर हो, ज़ेब कहाँ है? इसने कहा ज़ेब को जना हॉस्पिटल लेके गए और मैं गाज़ी रोड क्रॉस कर गया।
मैंने कहा यार आप लोग आप हमें तो बताते कि आप जा रहे हो, हम कैसे आएंगे। फिर हम इसकी मम्मा कहने नहीं जल्दी जल्दी हम ऑटो ले लेते। हम फिर जल्दी जल्दी ऑटो लिया, इधर से मस्जिद के पास ही हमें ऑटो मिल गया। ऑटो वालों को कहा यार जना हॉस्पिटल जाना है, तो वो हमें जना हॉस्पिटल ले गया। उधर जाके देखा तो ज़ेब की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उनके डॉक्टर साहबान से मैंने बात की, उन्होंने कहा आप क्या लगते हैं ज़ेब के। मैंने कहा जी मैं इसका बाप हूँ। तो कहते जी इसका जो ऊपर से धक्का दिया है, नीचे इसका दिमाग वगैरह लगा है, इसका जो दिमाग का मेन होता है ना, वो कहते इसका डेड हो गया। मेन ब्रेन क्या वो बताते थे, मुझे याद नहीं नाम अब। वो कहते थे वो इसका ना डेड हो गया हुआ है, इसका चांस 1% है बचने का। मैं उधर रो रहा था, बुरे हाल थे, बड़े परेशान। मैं कहा अल्लाह पाक करम करी। तो वो जाके देखा तो नाक पे नाली, मुंह में उन्होंने पैप लगाया हुआ था। लड़के ने इसके दोनों हाथ से वो पंप कर रहे सांस वाला, वो वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा था उनके पास ना, वेंटिलेटर नहीं आया था। वो कहते वेंटिलेटर हमारे पास है ही नहीं, तो एमरजेंसी में होगा ऊपर, एमरजेंसी में आईसीयू में, सॉरी आईसीयू में होगा। आईसीयू में पता किया, उन्होंने कहा हमारे वेंटिलेटर पूरे पूरे। उतनी देर स्नेहन एसपी साहब आ गए उधर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप क्या लगते हैं ज़ेब के। मैंने कहा मैं उसका वालिद हूँ। फिर उनको मैंने कहा ये ना वेंटिलेटर मिल रहा है, ना कोई आईसीयू में इसको बेड मिल रहा है। उन्होंने बहरहाल कहते मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने एमएस साहब को मिले हैं या ऊपर जो भी डॉक्टर थे आईसीयू में, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी आईसीयू में बेड का अरेंज हो गया और वेंटिलेटर का भी अरेंज हो गया। उतनी देर लड़के हाथ से पंप करते रहे ज़ेब को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये कहते हैं कि ज़ुहैब जो है उसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद तो उन्होंने जी उसके सर पे लाठियाँ मारी इतनी ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जो पोस्टमार्टम हुआ है 14 डेट को, तो उन्होंने ऊपर से नीचे फेंका है। वो कहते हैं ये आया कि ऊपर से नीचे जब गिरा तो इसकी बैक जो गर्दन का एरिया है और सर का, उस पर चोटें आई हैं और उसकी वजह से जो है इसका दिमाग काम करना बंद हुआ और कोमे में गया, लेकिन तशद्दुद कहीं पे नहीं आया। तशद्दुद उसके सर में आया जी, जब सर में चोटें लगती है ना, चोटें लगने के 2-4 रोज़ बाद वो फिर स्वेलिंग हो जाती है। जब सर में स्वेलिंग हो जाती है फिर चोटों के निशान कम हो जाते हैं, चोटों के निशान कम हो जाते हैं। फिर इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि चोटों के निशान नहीं है। लाठियाँ मारी गई, इतनी लाठियाँ मारी गई, जब उन्होंने देखा ना ये बेहोश हो गया या मरने वाला हो गया या इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, 3 पुलिस वालों ने अंडरपास में धक्का दिया ऊपर से, और जहाँ से धक्का दिया उसकी दीवार भी तकरीबन 3-3.5 फुट है। वहाँ से आदमी खुद गिरना चाहे गिर नहीं सकता। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम मुल्ज़िमान को जो पुलिस एहलकार हैं उनको सामने नहीं लेके आ सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी हमें पता तो चले ना, कब मुकम्मल होगी, कब होनी है। 15 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं मुकम्मल हुई। लड़के हमारे बयान के लिए कहते, कभी कहते आ जाना, कभी कल आ जाना, कभी आ जाना, कभी कल आ जाना, ऐसे कहते हैं, बयान नहीं ले रहे। भाई रमीज़ है? हाँ भाई रमीज़ है। इनको दीजिएगा। रमीज़ आप क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा ये बताओ कि जब ये वाक़या पेश आया जी, तो आपको किसने बताया? मुझे राने बगास का फ़ोन आया था ज़ेब के दोस्त का, जो मदई हैं जो FIR मुझे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार ज़ेब के साथ ये वाक़या हुआ तो जल्दी से आ जाओ तुम। तो मैंने घर में बताया, मैंने अपनी वाइफ को, मैंने कहा कि परेशान होंगे, मैंने उनको कहा यार छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ ज़ेब तो का। आप डायरेक्ट इंसिडेंट वाली जगह पे गए थे या नहीं, मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल गया था उस वक्त, ये हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मैं सीधा हॉस्पिटल कौन चला लेके गया। गया था? ये अली जो था भाई इसका, ठीक है। राने बगास का भाई है, छोटा अली, वो लेके जा रहा, और ये भी पीछे ही गए सारे साथ। तो फिर आपको कैसे वहाँ पे जाके कोई पुलिस वाला मिला? किसने पुलिस वाला बताया वहाँ क्या पे किया? उस वक्त मौके पे कोई नहीं आया। तकरीबन कोई पौने घंटे के बाद जो है एसपी साहब जो सुनैन साहब है वो आए, लेकिन वो जो पुलिस वाले थे जो ऑन द स्पॉट मौजूद थे, जिन्होंने नाका लगाया हुआ था, वो लोग तो मौके पे ही भाग गए थे। इंसिडेंट के बाद वो फ़ौरन ही वहाँ से नाका छोड़ के भाग गए।
उनका तो कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ है, वो अभी तक उनका कोई तो पता नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग तो घर पे थे जी। और जो साथ दोस्त मौजूद थे उन्होंने आप लोगों को बताया, जी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाक़या, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये पुलिस की इसमें मुकम्मल तरीके से कमी कोताही है? जी, पुलिस की इसमें कमी कोताही है, इसकी ये तो साफ नज़र आ रहा है। अगर वो गिल्टी नहीं थे तो वो फिर वहाँ से भागे क्यों? एक तो वो भागे, दूसरा जो उनका शाहिद नामी बंदा था जिसने इसको रोका है, तो यहाँ तक है कि ज़ुएब ने उसके इतने तरले किए, सब ने तरले किए, उसने जाने नहीं दिया। वो कहता मैंने छोड़ना ही नहीं है, तुम लोग जाओ, मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना। उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी उस बच्चे के साथ। नाज़रीन, अभी आपने मकतूल ज़ुहैब के वालिद और बड़े भाई की गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वालदा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। माँ जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ये बताएं कि जिनके प्यारे चले जाते हैं बच्चे, ये माँ बाप पे जो गुजरी होती है ये वही बेहतर जानते हैं। तो कितना को प्यार मोहब्बत करता था ज़ुहैब? ये मुझे बहुत प्यार करता था बेटा। आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल है कि बच्चे इतने लायक हो या बच्चे इतने हो, लेकिन ज़ुहैब जैसा कोई बच्चा मैं कहती हूँ आज तक दुनिया में अभी नहीं होगा। जो ये तो दौर जा रहा है उसमें कभी ऐसा बच्चा नेक नहीं होगा जिस तरह उसने मेरी खिदमत की, साए की तरह मेरे साथ रहता। जहाँ जाना मुझे उसने ही साथ लेके जाना। मेरा ऑपरेट हुआ उसने मेरे साथ, एक जान काट दी मेरे साथ। यहाँ तक कि घर की सफाई भी उसने खुद की, तपड़ियाँ लगाता, झाड़ू देता कि मेरी माँ को सफाई इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। और जब इस पे तशद्दुद हो रहा था, मैं ईशा की नमाज पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी। और अब सबको पता है, पूरी अवाम को पता है कि जब एक माँ दुआ मांगती है और नमाज पढ़ती है तो अर्श तक दुआ अल्लाह ताला से राब्ता होता है उसका। मैं ईशा की नमाज पढ़ी, मैं बड़े आराम से पढ़ती हूँ, मेरी आदत है, मेरी दुआ भी लंबी होती है। लेकिन उस दिन मेरी इतनी स्पीड से नमाज पढ़ी, पढ़ते पढ़ते मैं जब दुआ पे आई तो दुआएं मांगने लगी तो मुझे आवाज़ें आएंगी, तशद्दुद, लाठियाँ बरस रही है, सर पे शहादत हो रही है। मैं रोने लगी। मैंने कहा अल्लाह, ये कैसी आज मैं नमाज में, आज मेरे ख्याल कैसे आ रहे हैं दिल में, ये क्या हो रहा है, किस पे जुल्म हो रहा है, किसको लाठियाँ बरस रही है सर पे। मुझे इसी तरह नजर आए जैसे किसी को डंडे पड़ रहे हैं और उसकी शहादत हो रही है। मैंने रो रो के सो के, मुझे चैन नहीं आया, मैं फिरने लग गई हूँ, दुआ मांग के उठ गई हूँ, मेरे से दुआ भी नहीं मांगी गई। थोड़ी देर बाद उठ के मैं तस्बीह लेके बैठ के फिरने लग गई हूँ, तस्बीह करने लग गई हूँ कि अल्लाह ये क्या बात है, अल्लाह सुने ये क्या बात है। इस तरह करते करते थोड़ी देर बाद आवाज़ आई है कि ज़ुहैब का एक्सीडेंट हो गया। जब 13 अगस्त को मुझे लेके सारे घूमता रहा, कहता है मामा जी आए मैं आपको दिखाऊं, जब 12 बजेंगे ना तो तब आप देखना मुझे। ये कल इधर चौक पे ये जो गाजी रोड का है पुल, उसके ऊपर से देख के कहता है 12 बज गए हैं, देखिएगा अब डेट चेंज हो गई है, अब आप देखिएगा। तो मैंने देखा तो आतिशबाजी, कहता वो देखे उधर देखे मामा जी, आज मैंने आपको सैर करानी दिखाना 14 अगस्त, कल मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। फिर मैं अपनी शर्ट बनवाई है, ये वाली शर्ट उसने ये लेने गया था, कहते ये मैंने ज़ुहैब को दिखाया मामा जी। कोई बात नहीं मेरे से छुपाता था, जो बात है मेरे से इजाज़त लेके जानी है। तो उस दिन जिस दिन गया मिल के गया था आपसे, क्या जिस क्या दिन किया गया था? है रास्ते में मुझे पहले वो 9:30 बजे मुझे, मैंने उसको कहा बेटा आपकी आंटी की ना डिफेंस में बच्ची की वो कज़न की बर्थडे है, तो मुझे ना उस पर ज़रा ड्रॉप कर दोगे, आपके पास टाइम है? तो कहता है मेरे दोस्तों के पास जाना है, लेकिन मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जन्नत है आप। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे ले जाओ। फिर उधर हमें ड्रॉप किया तो रास्ते में बातें हुई हैं। मैंने कहा बेटा आप ना 14 अगस्त पे, कहता है मामा जी मैं अपनी गाड़ी पे जाऊं कि पापा की गाड़ी पे जाऊं? तो मैंने कहा बेटा अब तूने इतनी मेहनतों से सजाई है गाड़ी, झंडा बनवाया है, कायद-ए-आज़म बनवाया है, तो तू भाई का वेट कर ले, तू गाड़ी पे चला जा, अपनी गाड़ी लेके जाना। कल मैंने कहा मेरे साथ गए लड़के इशारे करते रहे हैं कि इतनी प्यारी तेरी गाड़ी लग रही है माशाल्लाह। तो मैंने कहा आज भी तो उसी पे जाना। ठीक है मामा जी, कभी मुझे इनकार नहीं किया था, जो मैंने कहना उसने वही बात माननी है। यहाँ तक कि जब मेरे पाँव में सोना आना, अंदर आना है पाँव चूमने, बाहर जाना है पाँव चूमने, हाथ चूमने, माथा चूमने, मैंने कहना है ज़ेबी बेटा आप बड़े हो गए हो, अब क्या करते हो? कहता अब मेरी जन्नत है, मैं अपनी जन्नत नहीं है अब मेरी। मैंने कहना हाँ मैं जन्नत हूँ। तो कहता है फिर मुझे ना रोका करे। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपको नहीं रोकूँगी। तो आप कोई
अपील करना चाहेंगी किससे कि आप लोग हाँ इंसाफ जी, मिले? मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील करना चाहती हूँ कि एक माँ को इंसाफ मिले। एक माँ इंसाफ चाहती है, अगर उन्होंने भी मेरी ना सुनी तो मैं अल्लाह ताला से फरियाद कर कर के रो रो के मेरी आंसू, मेरी हिचकियाँ अल्लाह ताला सुनेंगे और उन काफरों को ज़रूर सजा देंगे जिस तरह मेरे बच्चे को उन्होंने हाल किया। इंशाअल्लाह ताला जिन जिन ने मेरे साथ इंसाफ ना किया उनको मेरी बददुआएं कहर बनकर क़यामत बन के टूटेगी उन पर इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। एक माँ का सहारा छीना है उन्होंने। ये माँ हर वक्त उसके साथ चाहती, जहाँ जाना बेटा मुझे ले जाओ। जी मामा जी, जी मामा जी, मैं आया मामा जी, मैं आया मामा जी। उसी वक्त आ रहा वो मेरा इतना मुझसे प्यार करना, कहना मामा जी आप कितना मुझसे प्यार करती है, छोटी बहन को इधर लटा लेना, इधर उसने लेट जाना। मैंने कहना बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर कहना मामा जी आई लव यू। मैंने कहना आई लव यू टू बेटा। इतना प्यार करने वाला बच्चा लोगों की इज्जतें करना, लोगों की हिस्मतें करने वाला बच्चा आई दुनिया में नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से कहती मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन काफरों को सजा चाहिए। अभी तक वो ऐसे फिर रहे, अरेस्ट करके उनको जेल में लेके जाए, अदालत में लेके जाए। ना देंगे इंसाफ तो अल्लाह की अदालत में तो इंसाफ मिलेगा, इस दुनिया में मिलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे साथ मकतूल ज़ुहैब की वालदा मौजूद हैं और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी आंखों से बहते जो आंसू हैं वो फरियाद कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। ये वो शर्ट है जो 14 अगस्त के लिए स्पेशली ज़ुहैब ने तैयार करवाई थी और वो अपनी वालदा से भी मिल के गया। एक दिन पहले इनके साथ टाइम गुजारा और वालदा की आपने गुफ्तगू सुनी, वालिद की गुफ्तगू सुनी है। बहुत ज़्यादा अटैच था वालदा वालिद के साथ, सब घर वालों के साथ, यहाँ तक कि जो उसके दोस्त अहबाब थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उसकी। लेकिन अभी तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, कैसे तफ्तीश कर रही है, क्योंकि 15-16 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस केस में किसी को भी सज़ा नहीं हो सकी और ना ही ये पता चल सका कि कौन पुलिस वाले थे उस वक्त ड्यूटी पर तैनात जिन्होंने ज़ुहैब पर तशद्दुद किया और इसको फ्लाईओवर से धक्का दिया जब ये नीचे जाके गिरा। अभी तक पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि वो तफ्तीश कर रही है, इंसाफ देगी। कब इंसाफ देगी इस वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल ज़ुहैब के दोस्त मौजूद हैं जो उस वक्त ज़ुहैब के साथ थे। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राना वकास। आई थिंक आप जो है मदई भी हैं मुकदमे की, तो ये बताएं वाक़या हुआ क्या था, आप साथ थे उस वक्त? जी बिल्कुल सर, हम साथ थे। गाड़ी चला रहा था ज़ुहैब, हम जा रहे थे जो है ना लिबर्टी जाना था हमने। पहला जो यू टर्न है वो बंद था, कलमा चौक का जो है, उसे हम जो बरकत मार्केट से हम टर्न लेके आए हैं। पुलिस वाले ने नाका लगाया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी है। ज़ुहैब को उसने नीचे उतारा, कागज़ चेक कराए। ज़ुहैब दोबारा गाड़ी के पास आया, कागज़ लेके गया, उसको कागज़ चेक करवाए हैं। कितने बजे का बात थी? तकरीबन ये 11-11:15 बजे का वाक़या था। कागज़ चेक करवाए हैं उसको। जब उसको कहा कि भाई हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो है ठीक हैं, तो उसने कहा जी आप हमें चाय पानी दो। ज़ुहैब ने कहा भाई हम किस बात का चाय पानी दें, हम तो स्टूडेंट हैं। इतनी बार में वो तैश में आ गया, उसने जो है ना ज़ुहैब को जो है वो मारना शुरू कर दिया। बाकी पुलिस वालों को भी बुला लिया उन्होंने, मारते मारते उसको पुल की तरफ ले गए हैं। 3 बंदे जो हैं वो उसको मार रहे थे। चौथा बंदा जो खालिद TIC जिसको हमने नामजद किया है SI, वो हमारे पास खड़ा हुआ था। मारते मारते उसको पुल की तरफ ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जो है ना उसको तीनों को जो है ना तीनों ने धक्का दे दिया उसको। नहीं, तो आप लोग जब उस जगह पर मौजूद थे, जब पुलिस वाले मार रहे थे, तो किसी ने कोई बचाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया? जो आपके साथ जिसको आपने नॉमिनेट भी किया FIR में, उसको नहीं कहा पुलिस वाले को कि वो मार रहे हैं, आप बचाएं, कुछ करें? कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ? सर कुछ नहीं। जब वो उसने खालिद ने जो है ना हमें इस तरह की दहशत तारी की थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उसने कहा कि अगर तुम में से कोई भी बंदा बोला जो है ना जो आगे गया या किसी ने शोर मचाया तो हमने उसको भी इस तरह मारना शुरू कर देना। हमें तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या हमारे साथ। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर पुलिस वाला कोई हमसे मर जाता तो उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान को अंदर कर देना था इन्होंने, जालिमों ने। तो कितने पुलिस एहलकार थे जिस वक्त आपको नाके पे रोका है? सर उस वक्त जो है ना वो 2 बंदे थे, TIC खालिद था, ठीक है, और शाहिद था जो कांस्टेबल था। उसके बाद में उसने बाकी पुलिस वालों को आवाज़ दे के बुलाया। तो जितने पुलिस एहलकार उस वक्त मौजूद थे जब ज़ुहैब को मारा गया,
और साइड में लेके गए, तो उन सबको नॉमिनेट करवाया गया फेयर में? सर जो है ना, दो नाम मालूम है जो उनको सामने आने पे शनाख्त भी किया, एक को तो हमने शनाख्त कर लिया, जो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन और डीआईजी अबू बकर साहब ने जो हमें बुलाया था कमेटी में, उन्होंने हम जो है ना वो तीनों को शनाख्त भी किया है। ठीक है, दो हमें आई थिंक ये जो अबू बकर हैं ये जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बनाई गई जी, थी, ये कमेटी बनाई थी, उसको लीड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं, हमें रिस्पांस नहीं मिला कोई भी उनकी तरफ से। कोई अभी तक कोई उसका फीडबैक नहीं मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला, हमें किसी ने नहीं को बताया, बल्कि हम रोज़ जाते हैं थाने जाते हैं कि जो है ना हमसे तफ्तीश वगैरह करें, जो हमारे से सवाल जवाब हैं, बयान वगैरह लें, लेकिन वो हमें बुलाते हैं, टाइम पे टाइम दे रहे हैं हमें। कौन बुलाता है और क्यों नहीं टाइम देते हैं? हमें जो है ना एसपी साहब जो हैं, काशिफ साहब जो हैं, वो बुलाते हैं हमें। कल भी, आज भी कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है, कल फिर उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया हुआ है हमें। तो अब किस लिए बुला रहे हैं? सर हम जो है ना चाहते हैं कि जब एफआईआर में हमने उन दोनों को नामजद किया हुआ है, बाई नेम जो किया, उनको गिरफ्तार तो करना चाहिए, उनको अपने पास रखा हुआ। हमने काशिफ साहब को ही कहा था कि सर आप इनको अरेस्ट तो करें, वो कहते हैं जब हमें लगेगा हम अरेस्ट कर लेंगे इनको। ये तो कोई बात ना हुई। एफआईआर फिर उन्होंने किस लिए की, किस मकसद के लिए एफआईआर की उन्होंने? नहीं, अभी एक पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो पुलिस ये कहती है कि अभी मुकम्मल तरीके से सबूत है ना, वो जो जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया एफआईआर में उनके जो ख़िलाफ़ है नहीं जाते। जब तक मुकम्मल तरीके से सबूत प्रॉपर जो है उनको नहीं मुकम्मल हो जाते, मिल जाते, उस वक्त तक वो इनको इसी तरह अभी तो इंटरोगेट मुझे ये बात बताएं, तो पुलिस ने फिर उनके ऊपर एफआईआर किस वजह से की है? जब वो आपको लगता है कि वो नहीं थे, तो फिर पुलिस ने एफआईआर क्यों की उनके ऊपर? एफआईआर शायद आप लोगों के प्रेशर पे की होगी। नहीं प्रेशर, हम तो अल्लाह माफ़ करे, कोई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे कहने पे होता तो तफ्तीश भी करके असल में पुलिस खुद भी फंस रही थी, क्योंकि इंसिडेंट हुआ पुलिस वालों के साथ ही। ठीक है, तो उस वक्त पुलिस की मजबूरी बनी, उन्होंने उनको एफआईआर में जिन लोगों को आपने नॉमिनेट किया उनके नाम डाले हैं। तो अब आप लोग मुतमईन नहीं हैं इन्वेस्टिगेशन से? अब पुलिस की जो है मजबूरी कहाँ पे गई? जब उनको बाई नेम हमने नामजद कर दिया तो उनको अरेस्ट तो करना चाहिए ना। ये आप लोगों ने कहा है, आप लोग जी बिल्कुल, मैंने काशिफ जो एसपी साहब हैं, मॉडल टाउन में इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं एसपी, उसको हमने कहा भाई उनको अरेस्ट तो करें। वो कहते जब हमें लगेगा अरेस्ट कर लेंगे। तो भाई आपने एफआईआर क्यों की उनके ऊपर? ना करते फिर एफआईआर उनके ऊपर। तो इन्होंने अभी तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई वो दिखाई, उसके बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं दिखाया जी, हमें कुछ नहीं बताया जी उन्होंने। सर हमें बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम लोग खुद शायद हॉस्पिटल तक अप्रोच की, लेके गए और सारे सर ये अली रजा भाई जल्दी सारे मामलात हमने सॉल्व किए उधर। कुछ भी नहीं किया सर उन्होंने उधर। ठीक है, सिर्फ ये अली रजा भाई लेके गए थे उन्हें हॉस्पिटल में। वकास साहब ये बताएं मुझे कि पुलिस कहती है कि हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। फोकस किया तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? बताएं ना मुझे, वो क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? एफआईआर की हुई है, अरेस्ट करें ना उनको। तो आपको लगता है कि आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह मॉडल टाउन का सानिया हुआ उसी तरह मुझे लगता है ये भी सानिया इसी तरह होगा, हमें भी मार देंगे वो किसी न किसी तरीके से। नहीं, आप लोगों को क्यों मारेंगे? कोई है ऐसा कि पुलिस का आपको पता क्या है कि पुलिस, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि पुलिस का रवैया किस तरह है आम शहरियों के साथ। वो तो किसी को भी मार दे, उनको पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है। पाकिस्तान है यहाँ पे, बाहर का कानून होता ना, फिर मैं देखता कोई पुलिस वाला कि किस तरह किसी को मार देता। लेकिन पुलिस वाले तो इस चीज़ की बड़ी गारंटी दे रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर देना, मदइयों के साथ हैं और हम उनको इंसाफ दिलवाएंगे। ये तो आपके सामने जो है वो तलाशा देने वाली बातें कर रहे हैं ना। आप हमें पूछे ना, हम जाते हैं ना थाने में, जाना चाहते हैं, हमें पता है ना हमारे साथ क्या सलूक होता है। हम खुद उनको फ़ोन करके कहते हैं खुदारा हमें बुला लो यार, हमें बुला लो, हम बयान ले लो हमारे। वो लोग तो कहते हैं कि हम लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं, तमाम तर जो उनके अफसरान हैं कि हमारे दफ्तर से फ़ोन जाते हैं उन लोगों के घर और उन लोगों को बुलाया जाता है। मैं स्पेशली उन्होंने कहा मैं खुद जो है काशिफ साहब को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, उनकी मेहरबानी है, वो भी ताउन कर लेते हैं, ठीक है, वो टाइम देते हैं, बात सुन लेते हैं हमारी। लेकिन जो है वो कहते हैं खुद फ़ोन करते हैं, ये तो बात झूठ है। मैंने पहले भी मीडिया के ज़रिए ये कहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी 14 अगस्त नहीं मनाऊँ जब तक ज़ुहैब को जो है ना इंसाफ नहीं मिलेगा। हर 14 अगस्त को मैं अपने बाजू पे काली पट्टी बांध के ना वो यौम सियाम मनाऊँगा। इस दिन मैंने हर ईद में मनाता हूँ, कुर्बानी करता हूँ। इस दफ़ा मैंने कुर्बानी भी नहीं की। मैं कोई ज़िंदगी में त्यौहार नहीं मनाऊँगा जब तक ज़ुहैब को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलता तो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? हम तो अल्लाह से फरियाद करेंगे जिसने हमें बनाया सबको। उसके आगे तो सब बेबस है ना, सब ने जाना है ना उसके पास। हम अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह बैठा है, सुनेगा हमारी फरियाद। वो सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। कमेटी के सामने पेश हुए थे? कमेटी के सामने पेश हुए थे, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं हमें मिली, कोई उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया हमें, किसी बारे में कुछ नहीं बताया हमें।
हम खुद जाके उनसे कोई पूछ लें तो पूछ लें, वरना उन्होंने तो कोई हमारे साथ तावन नहीं करते किसी किस्म का। क्या वजह इसकी? सर वो अपने उनको बचाना चाहते हैं। पुलिस वाला कभी आपने देखा कि कोई पुलिस वाला किसी पुलिस वाले के खिलाफ जाता है? अक्सर आप मुकदमा देखते होंगे, आपको जो आप ताल्लुक है इस काम से, आपको पता ही चलता होगा इस बातों से। मैंने तो नहीं लगता, सिर्फ हम अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिला तो क़यामत के दिन हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो पुलिस अफसरान जो है उनसे बात करने की, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एएसपी गार्डन टाउन आयशा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और टाइम क्या था, और हकीकत है इसमें कि पुलिस वालों ने ज़ुहैब मकतूल को नीचे फेंका था फ्लाईओवर से? पहले तो मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताते ही चलती हूँ कि वहाँ पर हमारे मुलाज़िम कर क्या रहे थे। ये 14 अगस्त था, इसमें हमारे प्रिंटेड प्रोग्राम में नाकाबंदियाँ पिकेटिंग हुई थी। गार्डन टाउन में उस वक्त 4 मुकामात पर पिकेटिंग हुई थी जहाँ पर डिफरेंट नफरी थी। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, ये हमारा ये कलमा चौक की साइड पर नाका लगा हुआ था, जो कि आगे को फ़िरोज़पुर रोड पर ये रोड मुड़ जाती है। वहाँ पर हमारी नफरी थी 1-5 की। एक हमारा ASI था जो इंचार्ज था, और 5 हमारे कांस्टेबल थे जो कि उस नाके के ऊपर खड़े थे। उनके पास वेपन वगैरह नहीं था। तो ये सारा प्रिंटेड प्रोग्राम में आया हुआ था। इसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना मैंने भी चेक किया, SHO ने भी चेक किया, उसके बाद हमारे SP मॉडल टाउन ने भी इस नाके को चेक किया। तो ये सारा बैकग्राउंड है कि यहाँ पर पुलिस करके आ रही थी, किसी अलग से कोई नाका नहीं लगा हुआ था। अब वहाँ पर नाके के हवाले से ना हमारी कुछ SOPs होती हैं जिसमें हमने बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं अपने मुलाज़िम को। 14 अगस्त, क्योंकि ये जो नाके लगे थे ना, इनका पर्पस ये था कि एक तो हमने वन व्हीलिंग रोकनी थी, दूसरा हमने रैश ड्राइविंग रोकनी थी, और तीसरा हमने हुल्लड़बाजी को रोकना था। क्योंकि वहाँ पर आपको भी पता है कि नौजवानों के साथ साथ, यंग जनरेशन के साथ साथ हमारे बहुत बुज़ुर्ग अफराद भी गुज़र रहे होते हैं, फैमिलीज़ भी आई होती हैं, फ़ीमेल भी आई होती हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई छेड़खानी ना हो, कोई किसी किस्म का झगड़ा ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें माइंड में रख के तो नाका ये लगाया गया था, और इन मुलाज़िमीन को प्रॉपर्ली ब्रीफ़ किया गया था कि अगर कोई रैश ड्राइविंग हो रही है, वन व्हीलिंग हो रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन चेज़ ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि चेज़ करने की सूरत में कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अब ये जो एक वाक़या ये कैसे हुआ, ये 11 बजे के करीब, जो कि इसमें हमारे पास ना एक्चुअल में 2 वर्जन आए हुए हैं। एक वो जो ज़ुहैब की फैमिली है, अफेक्टेड विक्टिम फैमिली है वो, और दूसरा पुलिस मुलाज़िमीन की तरफ से। अभी हम आपको ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई। मैं आपको बताऊँगी दोनों की स्टेटमेंट, दोनों की वर्जन क्या है, किस तरह से हुआ। पुलिस मुलाज़िमीन का कहना ये है कि हमने एक गाड़ी रोकी, ये वाइट कलर की गाड़ी थी, 2017 का मॉडल था। इस गाड़ी को रोकने की वजह ये थी कि इसमें 4 के करीब जो लड़के थे वो उसके शीशों में से, वो जो खिड़कियाँ होती हैं दरवाज़ों में, बाहर बैठे हुए थे और हुल्लड़बाजी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। और हमने इस गाड़ी को रोका ताकि चेकिंग की जाए। जैसे गाड़ी को रोका, एक और पीछे गाड़ी रुक गई, जो कि इनके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको इन्होंने रोका नहीं था, लेकिन वो अपने तौर पर अपने दोस्तों को देख के रुक गए। गाड़ी रुकी है, इन्होंने उनसे कहा कि हम अपनी गाड़ी चेक करवाएं और कागजात चेक करवाएं। इस बात पे इनकी तल्ख कलामी हुई है, थोड़ा सा हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ। जो पीछे गाड़ी आके रुकी है उनमें एक लड़का एक कांस्टेबल का जानने वाला था। उसने उसको ये कहा, जो नाके पे तैनात था, जिसके साथ इनका मेन झगड़ा चल रहा था, उसने कहा कि यार हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, खाना शाना खा रहे होते हैं, तो आज आप लोगों ने कोई नई चेकिंग स्टार्ट कर दी है। तो उस पर उसके था कि जी आज नाका लगा ही इसीलिए हमने, आप मेरे ASI से बात कर लो, इंचार्ज से बात करो। लेकिन खैर इनके ये झगड़ा इसी बात पर हुआ, गालियाँ शाली इन्होंने दी। झगड़े का आगाज़ जो है वो हमारे कांस्टेबल के मुताबिक ज़ुहैब की गाड़ी से स्टार्ट हुआ। इस पर फिर उन्होंने कहा कि जी गाड़ी बंद करें
और ज़ुहैब को इसको थाने लेकर चलें, हम पुलिस की कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाड़ी चेक नहीं करवा रहे। इस बात पे ज़ुहैब को शायद ये हो कि जी वो पुलिस कार्रवाई करेगी। उसने उस कांस्टेबल से गाड़ी के पेपर स्नैच किए हैं और वहाँ से भाग गया। वहाँ पर आपने अगर जगह देखे तो आपको पता चलेगा ये अंडरपास है जिसमें एक रोड जो है ये वन वे है। एक रोड लिबर्टी से बरकत मार्केट की तरफ आती है और एक जो है वो बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जा रही होती है। अब जहाँ पर नाका लगा हुआ था ना, उसके साथ वाली रोड है जो अंडरपास है वो लिबर्टी को जाता है उस पे। और जो नाके में जो डिवाइडर था वो था छोटी दीवार थी, कुछ 2-2.5 फुट की होगी। वहाँ से उसने क्रॉस किया, वहाँ से क्रॉस करते ये फिर दूसरी तरफ गया है। वहाँ पर जो अंडरपास था वो काफ़ी डेप्थ में था, उसकी कोई 30 फीट से ज़्यादा की कोई इस किस्म की डेप्थ थी। वहाँ से ये उसने जंप किया और ये अनफॉर्चुनेटली ये मुलाजमीन का कहना है ना, वो कहते हैं कि जी हमने तो उसको देखा है ना, वो भाग गया है, हमें नहीं पता है, तो हो सकता है कि उसने आगे जाके जंप कर लिया हो। ये मुलाजमीन ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है। अब जो एफआईआर हमारे पास आई है, गाड़ी में नहीं भागा था, नहीं गाड़ी वहीं पर खड़ी रही थी, उसके दोस्त वहाँ पर खड़े रहे थे जो उस गाड़ी में भी थे और जो पिछली गाड़ी में थे, वो सारे के सारे वहाँ पर हमारे मुलाजमीन के पास खड़े हुए थे। उनमें से कोई नहीं भागा और मुलाजमीन में से भी एक बंदा पीछे गया है। उसने कहा है कि जी मैं पीछे गया हूँ, लेकिन क्योंकि आगे कुछ लड़के खड़े थे, रश था, तो मैं उसको एंड तक नहीं जा सका, चेज़ नहीं कर सका। ये मेरी आंखों से ओझल हो गया, मुझे नहीं पता, मैं वापस आ गया। और फिर ये गाड़ी लेके थाने चले गए हैं और थाने में इनके दोस्तों को कॉल आई है कि जी ज़ुहैब इस तरह से गिर गया और पुलिस ने गिरा दी है और अब हम इसको जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए। ये मुलाजमीन की स्टेटमेंट है। अब अगर दूसरी तरफ की बात की जाए, जो एफ़आईआर हमारे पास आई है, एफ़आईआर का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हुआ है कि वहाँ पर नाका लगा हुआ था, ज़ुहैब की गाड़ी गुजरी, ज़ुहैब खुद ड्राइव कर रहा था। पुलिस मुलाजमीन ने नाके पे गाड़ी रोकी है और कहा कि पेपर्स वगैरह चेक करवाओ। जब उन्होंने पेपर्स चेक करवा लिए, पेपर चेक करवाने के बाद उन्होंने कहा कि जी पैसे वगैरह कोई मांगे हैं, कोई ब्राइब करो या कोई चाय पानी है, जो भी की बातचीत हुई है, इस पर ज़ुहैब ने इनकार किया। ज़ुहैब के इनकार करने की वजह से वो थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। मारते हुए वो उसको अंडरपास पे ले गए, वहाँ से धक्का दे दिए। ये एफ़आईआर के मुताबिक इस तरह से हुआ है। दर्ज किया, वो किसकी मदद में दर्ज किया? एफ़आईआर के लिए उसके फादर ने नहीं दी थी, उसका दोस्त जो कि मौके पर मौजूद था, वकास नाम का वो लड़का है, उसने ये एफ़आईआर दर्ज करवाई है। हालांकि ज़ुहैब का भाई भी है, फादर भी है, लेकिन वो लोग मुद्दई नहीं बने, उसका दोस्त जो है वो मुद्दई बना है। ये सारे तो अभी जो इंसिडेंट होने के कई रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? एफ़आईआर में जिन पुलिस वालों को नॉमिनेट करवाया गया था उनके खिलाफ किस हद तक कार्रवाई हुई है, कोई इन्वेस्टिगेट हुआ है चीज़ों को कि नहीं? ये एफ़आईआर जब दर्ज हुई है, ये 324 सेक्शन जो लगता है 324 में एफ़आईआर दर्ज हुई। जब ज़ुहैब एक्सपायर हो गया उसके बाद इसमें हमने 302 जो है वो ऐड कर दी। एफ़आईआर थी जिसमें 2 बंदे बाय नेम नॉमिनेट किए गए थे, एक जो इंचार्ज है और एक वहाँ का कांस्टेबल, और 2 बंदे जो थे वो अननोन उसमें नॉमिनेट किए गए थे। कौन थे? पुलिस वाले हैं? अननोन पुलिस वाले। अब उसमें हमने जो उसमें कार्रवाई की, ये उनकी नहीं, हमने उनको कहा था कि आपने जो भी एप्लीकेशन देनी है आप अपनी मर्जी से दें। उन्होंने 4 बंदे आइडेंटिफाई नहीं किया? नहीं, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। 4 बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए, 2 बाय नेम थे और 2 अननोन थे। उसमें हमने ये कार्रवाई की है कि जो उस वक्त नाके पर बंदे मौजूद थे हमने सबको क्लोज़ कर लिया। जो नॉमिनेटेड बंदे हैं वो इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं, जो बाय नेम है, एक इंचार्ज और एक कांस्टेबल है, दोनों के दोनों सस्पेंड हो चुके हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी है और वो सारे के सारे बंदे इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, इस पर सारी अभी जो भी हमारा प्रोसेस होता है इसमें एक डेवलपमेंट हुई, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम भी आपको मैं इसमें बताती चलूँ कि जब पुलिस का कोई मामला इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर एक बोर्ड बैठता है, डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है जो कि पोस्टमार्टम करता है। उस बोर्ड ने इस पोस्टमार्टम की, हमारे पास रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि हाइट से गिरने की वजह से इसकी डेथ हुई है। इस पे अभी एफ़आईआर की वो बात जो कि पुलिस ने मारते हुए लेके गई, वो टॉर्चर के बारे में अभी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट के ऊपर तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे जो सीनियर हैं वो डॉक्टर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं कि वो उनको हर एक पॉइंट पे गाइड कर रहे हैं कि ये जो एक इंजरी है
सपोज अगर स्कल की कोई इंजरी है, शोल्डर की इंजरी है, क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड डैमेज हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट फोरेंसिक के लिए हमने भिजवाया हुआ है, उसमें भी वो रिपोर्ट नहीं हमारे पास आई। उसका एक अपना टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि जिसमें वो रिपोर्ट भेज रहे होते हैं। अभी हमारे पास फोरेंसिक से रिपोर्ट्स नहीं तो है। एक चीज़ ये बताइएगा, घर वाले जो हैं वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने धक्का दिया और ये नीचे गिरा जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। तो आप क्या समझती हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं आप इस मामले को, कि पुलिस कितनी को इन्वॉल्व है या पुलिस वालों की गलती है भी कि नहीं? इसमें अभी ये इसमें हतमी राय देना, फ़ाइनल वर्डिक देना या फ़ाइनल आपको ये बताना कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो तो बिफोर टाइम हो जाएगा। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई नहीं है। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अभी जो एफआईआर के आई विटनेस हैं, जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है इस एफआईआर का, अभी वो लोग आएंगे। अभी काफ़ी काम इस पे होने वाला है, जैसे स्टेटमेंट्स होने वाली हैं। बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया? नहीं, अभी तक बयान रिकॉर्ड अभी तक बयान वगैरह रिकॉर्ड नहीं करवाए जा सके। और हमने उनसे रब्ता किया था तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा था कि हम आपको रिटर्न में स्टेटमेंट भिजवा देंगे, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं करवाई गई। तो वो जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट आती हैं, आई विटनेस की आती हैं और जो कंप्लेनेंट है वकास, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट आती है, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी। घर वाले हैं, उनको पुलिस किस हद तक इंसाफ फराहम करने में कामयाब होगी, क्योंकि इतने दिन गुजर गए अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकी है? मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है, बाज़-औक़ात हो जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन मैं लाहौर पुलिस की तरफ से, सीसीपीओ साहब की तरफ से ज़ुहैब की फ़ैमिली को ये श्योरिटी एश्योर करती हूँ कि वो हम पे एतमाद रखें। हम ना तो नाइंसाफ़ी करेंगे, ना ज़्यादती किसी के साथ होगी। इंसाफ पर फ़ैसला होगा, मेरिट पर फ़ैसला होगा। जिसने ज़्यादती की है, जिसका जो भी रोल था उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ ज़ुहैब की फ़ैमिली के साथ है। उनका लॉस हुआ है, उनका जवान बेटा गया है, हमें भी इस चीज़ का एहसास है। हमारे लिए वो पुलिस मुलाजमीन महज हमारे लिए मुलाजमीन नहीं है, वो नॉमिनेटेड एक्यूज़्ड हैं, कल्प्रिट्स हैं। वो अपना आप क्लियर करेंगे, अगर क्लियर हैं। अगर वो नहीं है तो वो उसमें चालान होंगे। उसने जितना रोल किया सब करे। किया गया था, 4 दो को आपने कहा सस्पेंड कर दिया है। वो जो बाई नेम नॉमिनेटेड थे बंदे, एक कांस्टेबल था, एक एएसआई था, वो सस्पेंड हुए हैं। तो 2 अननोन थे, वो अभी आइडेंटिफाई होंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? ये एक प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आई विटनेस की तरफ से होते हैं। लगा हुआ उसके ऊपर 5-6 एहलकार खड़े में, तो वो तो इजीली शनाख्त हो सकती है, आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये आइडेंटिफाई करेंगे आई विटनेस, जो कि ज़ुहैब के साथ उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उसके जो दोस्त थे, क्योंकि उसमें उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 3 लोग उसको मारते हुए लेके गए हैं। तो वो दोस्त हमारे पास आएंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से 3 लोग थे। मकतूल के घर वाले पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे थे? अभी ये भी मैं नहीं कह सकती कि घर वालों का क्या, क्योंकि अब घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। उनका जवान बेटा गया, अभी वो ट्रॉमा में है, अभी वो परेशानी में है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो हमारे साथ ताउन नहीं करे। असल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो अभी जो आई विटनेस हैं, जो कि एफआईआर के भी आई विटनेस हैं, जो कि मुद्दई है, उनका हमारे पास आना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि हमें कंप्लीट करना होता है। घर वालों से नहीं कहा कि जो वकास है, मुद्दई है एफआईआर का, उसको यहाँ पे भेजा जाए ताकि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, आगे इसको और कंप्लीट किया जाए तफ्तीश को? ये तो रिपीटेडली बात होती रही है और अभी भी बात ही चल रही है। तो अभी उन्होंने आपके आने से थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी, उनके भाई से, उनके वकील आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे आपके पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, बल्कि रिकॉर्ड नहीं करवाने के लिए, रिटन स्टेटमेंट आपको सबमिट करवाने के लिए। तो वो अब लेट्स सी कि कल आते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, अल्लाह से दुआ भी है कि इस केस में हमें इंसाफ करने की वो तौफीक दे और हम जो है ना इंशाल्लाह ताला मेरिट पे फ़ैसला करें। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। मकतूल ज़ुहैब के अहले खाना की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि पुलिस उनके साथ मुकम्मल तरीके से ताउन नहीं कर रही है, जबकि पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पुलिस जो है अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है और मकतूल के अहले खाना की जानिब से जिन 4 पुलिस एहलकारों को नॉमिनेट किया गया था एफआईआर में, वो तमाम तर पुलिस हिरासत में हैं। और पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर वो चारों पुलिस एहलकार पर जुर्म साबित होता है तो उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मकतूल ज़ुहैब को ज़रूर इंसाफ फराम किया जाएगा। लेकिन जो मकतूल ज़ुहैब है, उनके घर वालों को और जो
मदई हैं FIR के, उनको भी चाहिए कि वो अपना बयान जल्द अज जल्द पुलिस को रिकॉर्ड करवाएं ताकि तफ्तीश को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मकतूल को इंसाफ मिल सके। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।